अपराधियों का इस्तेमाल किया है और पैसे का इस्तेमाल भी धीरे धीरे बढ़ता गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक नया शब्द इस्तेमाल होने लगा था बूथ कैप्चरिंग का, खासतौर से इमरजेंसी के बाद, यानी 78 के बाद जो चुनाव, उनमें तो लगभग था। और इन बूथ कैप्चरिंग के लिए जो लोकल मसलमैन होते थे, जो अपराधी होते थे, उनका इस्तेमाल हर राजनीतिक पार्टी करती थी। केवल एक दिक्कत ये आई कि पहले ये सारे लोग इस्तेमाल होते थे, जो अपराधी थे वो राजनीतिक दलों द्वारा इस्तेमाल होते थे। फिर धीरे धीरे उनके समझ में आ गया कि अगर वो दूसरों को चुनाव जिता सकते तो खुद क्यों नहीं चुनाव जीत सकते। फिर उन्होंने खुद चुनाव में दिलचस्पी लेनी शुरू की, एक कैंडिडेट के तौर पे चुनाव को जीतना शुरू किया, चुनाव में मंत्री बनने लगे, चुनाव के बाद मंत्री बनने लगे। और एक तरह से वो जो माननीय शब्द है, वो माननीय शब्द उत्तर प्रदेश में बड़े व्यंग के साथ इस्तेमाल होने लगा। तो अपराधियों का तो सभी ने इस्तेमाल किया है। उसी तरह जो धनबल है, जो पैसे का इस्तेमाल है, वो भी लगभग हर चुनाव में अब 70-71 के बाद के हर चुनाव में बढ़ता ही जा रहा है। और जो एक तथाकथित जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल सीमा है जो इलेक्शन कमीशन ने बना रखी है, उसका कोई बहुत सम्मान नहीं करता। बावजूद इसके कि इलेक्शन कमीशन भी, खासतौर से सेशन के बाद इलेक्शन कमीशन ने भी अपने ऑब्जर्वर्स की तादाद बढ़ानी शुरू कर दी। खर्चों पर अंकुश लगाने के लिए उन्होंने इंडियन रेवेन्यू सर्विस के इनकम टैक्स, कस्टम वगैरह के अफसरों को भेजना शुरू कर दिया। वो सारी चीजें हुई, लेकिन वो तू डाल डाल में पात पात वाली बात है। और तो इसलिए जो अभी आपने आंकड़े बताए, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि भाजपा सत्ता पार्टी है और उसके शासन में आने के, वापस आने के इम्कानात हैं, तो लिहाजा ज्यादा अपराधियों का आकर्षण उसकी तरफ है और उसने ज्यादा बड़े पैमाने पर अपराधियों को दिया टिकट, सपा और कांग्रेस या बसपा के मुकाबले। लेकिन इसमें कोई भी ऐसा दूध का धुला नहीं है जिसको मौका मिल जाए, वो सभी अपराधियों का इस्तेमाल करेंगे और किसी न किसी तरह से चुनाव जीतना चाहेंगे। जी जोशी जी, आपका संबंध भी उत्तर प्रदेश से है और पिछले जो 2017 के चुनाव में जो लोग जीत कर के आए थे, तो उत्तर प्रदेश की असेंबली में 37% क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोग मेंबर के तौर पे जीत के आए हैं, जिसमें 312 बीजेपी के जीते हुए मेंबरान हैं। उनमें से 114 ने अपने एफिडेविट में अपने क्रिमिनल केसेस का जिक्र किया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये चुनाव भी इसी तरह से होगा या इसमें कोई तब्दीली आप देख रहे हैं? तब्दीली अगर देखेंगे भी तो थोड़ा गिरावट ही होगी। आप मुझसे ये उम्मीद करें कि, या फिलहाल ज़मीन पर जो हालात हैं उसमें ये उम्मीद करें कि ज़्यादा समझदारी आ जाएगी, ज़्यादा बेहतर इंतज़ाम हो जाएंगे, मुझे फिलहाल नहीं लगता। बाकी अपराधियों के बारे में राय साहब से बेहतर कौन जानेगा, और व्यवस्था के बारे में और राजनीति के साथ उनके जुड़ाव के बारे में। मैं इसके दूसरे जो पहलू एक और है जिस पर आप पैसे को लेकर के बात कर रहे हैं, उस पर भी बात कहना चाहूँगा कि बेहतर होता जो हमारे सिस्टम ने, अगर मान लिया पैसा चंदा कहीं से लिया भी जा रहा है राजनीतिक दलों को चलाने के लिए, जाहिर है उनको जरूरत पड़ेगी पैसे की भी, अगर चुनाव में लड़ना है या जनता से संपर्क करना है, तो उस पैसे को लाने का तरीका पारदर्शी होना चाहिए। यानी कि अब जैसे हमारे यहाँ इस समय जो इलेक्शन बॉन्ड का जो सिस्टम है, हाँ आवाज बीच में कोई आ रही है, तो जो इलेक्शन बॉन्ड का जो सिस्टम है उसमें ये पता नहीं लगता कि किसने पैसा दिया है। कुछ लोगों को तो पता लगेगा, खासतौर से जिस बैंकों के थ्रू जाएगा या जिस पार्टी को मिला है, लेकिन ये आम जनता को पता होना चाहिए कि किसने पैसा दिया है राजनीतिक दलों को। और फिर बाद में जब पॉलिसी वगैरह में बदलाव होता है या कोई ऐसी चीजें फायदा मिलता है तो हम जोड़ सकते हैं उसको। और ऐसी हालत में जो एक जागरूक जनता है वो वोट देते समय इस बात को ध्यान में रख सकती है। पर इशू ये है इससे ज्यादा बड़ा कि हम जिस जनता या वोटर की बात कर रहे हैं वो
कितना इन सब चीजों से वाकिफ है, नंबर एक, और दूसरा वो कितना इन चीजों के आधार पर चुनाव में हिस्सा लेता है। जैसे आज भी हम अगर यूपी के इलेक्शन की बात कर रहे हैं या देश के आने वाले वक्त में और जगह की, तो हम जाति या धर्म या ऐसे ही जो और छोटे पैरोकियल जो मसले हैं उनको लेकर के हम ये अनुमान लगाते हैं कि कौन जीत सकता है, कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा, इस जिले में फला जातियों का ये संरचना है। तो इससे आपको समझ में आ सकता है कि हमारा जो पूरा जो वोटिंग बिहेवियर है वो किन चीजों को लेकर के है। तो बेशक और चीजें भी इम्पोर्टेंट रहती होंगी, यानी अगर लोगों को रोजगार मिला कि नहीं मिला, उनके बाजार में चीजों का कीमतें क्या हैं, या कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर अब आजकल देखिए पोल्यूशन एक बहुत बड़ी, इकोलॉजी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में आ रहा है, तो उसको लेकर के भी इश्यूज हो सकते हैं। महिलाओं की या बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, और खासतौर से अभी कोरोना का पीरियड गुजरा है, हम हेल्थ को लेकर के, लेकिन आप देखिए ये सारी बातें ऊपर ऊपर से गुजर जाती हैं। हम ये मेन इशू के रूप में हम देखते नहीं हैं, देख नहीं पाते हैं, या जो भी एनालिसिस है वो इन चीजों पर नहीं है। तो जाहिर है फिर, और बाकी अपराध या जो अपराधी या कहिए दादा या मजबूत लोग, वो चूंकि इलेक्शन को जिताने या हराने में एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, वो ऑर्गेनाइज करते रहे हैं, और वो हमारे जो एक पुराना फ्यूडल सिस्टम है उसी की एक अगली कड़ी के रूप में सामने आए हैं। तो वही आखिरकार आगे आते हैं, और इस पॉलिटिक्स में, इस इलेक्शन की पॉलिटिक्स में कम से कम जो बहुत ही संजीदा किस्म के समझदार या जो सिस्टम को सुधारने में मदद कर सकते हो, ऐसे लोगों की भूमिका बहुत अच्छी नहीं होती है। बाकी आप देखें जब रिजल्ट आएंगे तो और बेहतर आप समझ सकेंगे। हमारे साथ मुस्तफा फारूक साहब जुड़ चुके हैं। मुस्तफा साहब आपका भी बहुत स्वागत है। मुस्तफा फारूक साहब अभी उत्तर प्रदेश का दौरा करके आए हैं और काफी गहन अध्ययन आपका है इस समय उत्तर प्रदेश के चुनाव पर। तो प्रदीप माथुर साहब, आप इस पूरे इलेक्शन को देख रहे हैं और किस तरह से सारी प्रक्रियाएं शुरू हुई हैं, तो आप क्या समझते हैं कि मंडल के ऊपर कमंडल की विजय होगी या कमंडल पर मंडल को फौकियत मिलेगी, और क्या ये राजनीति चलेगी या जनता के जो कोर इश्यूज हैं उस पर इस इलेक्शन में कोई बात हो सकेगी? प्रदीप माथुर साहब, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने राय साहब का जो बड़ा अधूरा परिचय दिया। राय साहब पुलिस अफसर जरूर हैं, डीजीपीओ के जरूर रिटायर हुए हैं, लेकिन राय साहब को जो हम लोग जानते हैं वो उनका पुलिस से कोई मतलब नहीं है। राय साहब एक बुद्धिजीवी है, हाँ, उदारवादी विचारक है और शिक्षाविद है। शायद आपको पता ना हो कि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं, और ये सब जो है पुलिस के ऑफिसर तो होते हैं, डीजीपी आते रहते हैं, सब आते रहते हैं, लेकिन राय साहब का जो है ये परिचय नहीं है। तो जो आप जो है ये राय साहब को एक बुद्धिजीवी और एक शिक्षक और एक वाइस चांसलर के रूप में अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये अच्छा हो। दूसरी बात ये है कि जैसे आपने जैसे सब्जेक्ट रखा और जिसपे हमारे लोग बोले अभी 2 अक्टूबर का, उसमें एक बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। या तो आप ये तय करें कि ये आइडियोलॉजिकल बात है, मंडल कमंडल जैसे आपने कहा, या आप ये क्रिमिनलाइजेशन डिस्कस करें। दोनों बातों को मिला के नहीं बात हो सकती। एक आदमी हो सकता है क्रिमिनल हो लेकिन आइडियोलॉजिकली बड़ा क्लियर हो, दूसरा हो सकता है बड़ा शरीफ आदमी हो लेकिन आइडियोलॉजिकली जीरो हो, उसको पता ही ना हो कि क्या बात है जैसे कि वो है। तो पहले तो इस बात को साफ कर लिया जाए कि हम लोग जो मंडल कमंडल की बात कर रहे हैं या पॉलिटिक्स के क्रिमिनलाइजेशन की बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात हो जाए। तो जब शुरू हुआ इसलिए मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमें करनी चाहिए कि जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कैंडिडेट्स आ गए हैं, सब बात हो गई है, सब मेन मुद्दा ये है कि क्या ये चुनाव देश में जो पिछले 7 सालों से एक
हेट कैंपेन चल रहा है, एक कम्युनल डिवाइड चल रहा है, एक आपस में एक रस्सा कच्ची और टकराव की बात चल रही है, गाली गलौज की बात चल रही है, आप सब आप लोगों को गाली दे रहे हैं, आप गांधी जी को भी नहीं आपने छोड़ा है, मतलब ये है सब है। तो क्या ये जो है ये इलेक्शन जो है इसके बाद जो है देश के वातावरण में कुछ भी जो है मतलब क्या कहा जाए, आप शांति या तमीज या एक लिहाज या जो भी आप अच्छा शब्द यूज कर रहे हैं, सभ्यता वापस आएगी या नहीं आएगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको हम लोग करें। जहां तक मंडल कमंडल की बात रही जो कि आपने जहां से उठाया है, ये इसके बहुत हेल्दी साइंस है कि चाहे जो भी कुछ हो जाए, लेकिन इस इलेक्शन में जैसा कंपेयर हुआ है, चाहे कोई भी पार्टी जीते, वो तो एक मैटर ऑफ जेस्चर है, वो तो समझ में आ ही जाएगा। लेकिन ये सही बात है कि इस चुनाव ने और इसके प्रचार ने और इसकी पृष्ठभूमि ने देश में जो पोलराइजेशन बिल्कुल सही कर दिया है बिटवीन कम्युनल फोर्सेस एंड सेकुलर फोर्सेस। और मैं समझता हूँ कि इस चुनाव की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि बिल्कुल शार्प डिवीजन हो गया है कि मतलब देश में कम्युनल सेक्रेटेरियन का फोर्सेस कौन से हैं और जो है क्या करना चाहिए, जो सेकुलर और प्रोग्रेसिव फोर्सेस कौन से हैं। जब आप इस तरह का आइडियोलॉजिकल डिवीजन करते हैं तो इसमें फिर मंडल कमंडल आपको नहीं रहता, इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, क्योंकि कोई आदमी जो हो सकता है कि कमंडल वाला भी हो लेकिन ये क्या करना चाहिए वो सेकुलर हो, ये सब बात हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको ये देखें कि देश में जो विमर्श हो रहा है, जिसको आप नैरेटिव कहते हैं अंग्रेजी में, वो जो है क्या करना चाहिए, राइट टाइम्स पे हो रहा है, ये सब लोग चाहते थे। पहले एक सेकुलर नैरेटिव देश को आ जाने दीजिए, एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग आ जाए। और जैसा मेरा मानना है कि पिछले 7 सालों में जो सबसे बड़ा लॉस हुआ है वो साइंटिफिक टेम्पर का हुआ है। जब वो बहाल हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग ये तय कर लेंगे मतलब क्या करना चाहिए कि और सी चीजें क्या है, मतलब सब है। तो मेरा मानना यह है कि ये वाला जो चुनाव है इसमें इस इशू को बहुत जोरों में उभारा है। और इसके साथ साथ क्योंकि जब एक सेकुलर पॉलिटी आएगी, आप सब लोगों को बराबर समझेंगे, तब आपका ध्यान इकोनॉमिक मुद्दों पे जाएगा। मतलब इकोनॉमिक मुद्दे जो है बिना सेकुलर पॉलिटी के नहीं हो सकते। अगर एक बिना सेकुलर पॉलिटी के और बिना इसके आप जो लाएंगे लोकल मुद्दे, तो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी की तरफ ले जाएंगे। अब देखिए बड़ी अजीब सी बात हो रही है, तो हम लोग फिर चर्चा करेंगे। सरकार बड़े वादे कर रही है, इकोनॉमी ने इम्प्रूव कर दिया, फलाने ने कर लिया, जीडीपी बड़ा अच्छा हो गया, ग्रोथ एक अच्छा हो गया, लेकिन व्हाट अबाउट द लार्जर सेक्शन ऑफ पीपल? इस बात पे बात करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और मेरे ख्याल से ये है कि ये चुनाव जो है कम से कम इसमें लोगों को अवेकनिंग को दी है कि भाई आप रियल इश्यूज को समझें। आप ये है क्या करना चाहिए, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठे हैं, आप मंदिर मस्जिद से ऊपर उठे हैं, और एक क्या करना चाहिए, समाज में एक संचेतना वापस लाएं। जी माथुर साहब, आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बातें कही हैं, और मैं एक बात कह करके मुस्तफा फारूक साहब का चलूंगा कि हमने आज ये कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव चूंकि बहुत ही मल्टी डायमेंशनल उसका असर भी है और कई सतह पर वो चुनाव लड़ा जा रहा है, तो उन सारे पॉइंट को इस छोटे डिस्कशन में हम ले आए और फिर उनमें से अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग बहस को हम आगे करें, ताकि एक ओवरव्यू के तौर पे एक बात आ जाए हमारे श्रोताओं के सामने कि इस इलेक्शन में क्या क्या ऐसे पॉइंट हैं जिन पर बात होनी चाहिए या हो रही है। जैसे मैंने क्रिमिनलाइजेशन की बात इसलिए शुरू की कि आप ये देखिए कि 31 टिकट बीजेपी ने दिए हैं और 21 एसपी ने दिए हैं, लेकिन बीजेपी ने इस इशू को उठा करके एसपी पर इल्जाम और उन्होंने काउंटर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए हैं। तो सवाल यह है कि क्या इन्हीं चीजों में उलझे रहेंगे या असल कोर इश्यूज की तरफ हम इलेक्शन में जाएंगे और जनता जो है वो कोर इश्यूज पर ध्यान देगी या इन चीजों पर ध्यान देगी। मुस्तफा नहीं डॉक्टर साहब मेरा माफ करें, नहीं मेरा एक मिनट डॉक्टर साहब, मेरा माफ कीजिए, मेरा मानना ये है इस इलेक्शन में जो है सेकुलरिज्म और कम्युनिज्म का इशू जो है क्रिमिनल इशू से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मेरा मानना है। मतलब जैसे राय साहब ने कहा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कोई नई बात तो है नहीं, ये तो जैसे राय साहब ने बताया हमेशा से चलता आया है, मोरलेस बात आई है। तो मैं समझता हूँ इस इलेक्शन के अगर संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, क्रिमिनलाइजेशन उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है कि कौन क्यों दिया, कौन दागी है कौन बेदागी है। मैं समझता हूँ जो इसका जो नैरेटिव का जो है क्या करना चाहिए, कम्युनल और सेकुलर नैरेटिव जो है वो इसकी जो है क्या करना चुनाव की ज्यादा बड़ी चीज है। जी जी जी। तो मुस्तफा फारूक साहब, आप पूरे उत्तर प्रदेश को घूम करके आए हैं, आपने एक एक सीट को देखने की कोशिश की है,
तो आप इस इलेक्शन को किस नज़र से देख रहे हैं? क्या ये इलेक्शन जो देश की पॉलिटिक्स है, देश की राजनीति है, उस पर कुछ असर डालेगा? जो नेरेटिव उत्तर प्रदेश में सेट होगा, क्या वो हमारी देश की राजनीति पर कुछ असर अंदाज होगा? तब मैं पहले तो आप सभी से क्षमा चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, और उस पर मुझे अफसोस ये है कि मैं राय साहब को नहीं सुन सका। हम उनसे बहुत इज्जत एहतराम करते हैं, और माथुर साहब को और जोशी साहब को मैंने कुछ सुना। देखिए, मेरी समझ ये है, मैं माथुर साहब की बात से एग्री करता हूँ कि ये अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन को बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन मिला है, और वो पोटेंशियल हो गए हैं इलेक्शन जीतने के लिए। और इसमें डिफरेंट पार्टी कोई कम कोई ज़्यादा इसमें शरीक है। तो इशू अपनी जगह है क्रिमिनलाइजेशन का, इस पर तो मैं बोलूँगा। लेकिन माथुर साहब की इस बात से एग्री करता हूँ कि आज की सिचुएशन में ये बात ज़्यादा प्रिवेल करती है कि देश जो है वो डेमोक्रेटिक और सेक्युलर रहेगा और इस कॉन्स्टिट्यूशन पर आधारित रहेगा, या उसमें ऐसे चेंजेस आएंगे जिसमें इसका डेमोक्रेटिक और सेक्युलर पैटर्न डिमोलिश हो जाएगा। तो आज की क्राइसिस तो यही है, और इस क्राइसिस को लेकर ही सारी बात हो रही है। और एक जो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये भी है कि इतने बड़े भारत की इतनी बड़ी जनता का जो अंडरस्टैंडिंग का अप्रोच है, तो इलेक्शन के वक्त तो बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज किया जाता है, इमोशनल हो जाता है। और ये इमोशनलाइज करने के बाद भी फिर ये सारे कंस्ट्रक्टिव एजेंडे एक तरफ रह जाते हैं। तो आज की सिचुएशन में तो ये बात भी सेकेंडरी होकर रह गई कि विकास का क्या हुआ और विनाश किस दर्जे पर गया है, अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पर है, पॉवर्टी कहाँ पर है। ये सारे इश्यूज जो बहुत गंभीर इश्यूज हैं देश के, ये क्राइसिस इतना बढ़ गया है कि इन इश्यूज पर भी हम बात करने की पोजीशन में नहीं हैं। और जो चीज़ इसको डोमिनेट कर रही है वो यही है कि ये देश सेक्युलर स्टेट रहेगा या नहीं रहेगा। जो लोग इसको करने के लिए बहुत उजलत में हैं, वो इसी एंगल को अब भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। उनके पास एक्सप्लेन करने के लिए कोई कंस्ट्रक्टिव एजेंडा नहीं है। ये अब जो चीज़ बची है वो यही है कि साहब भले से कुछ साल और लग जाएं, लेकिन आपको अपनी नजरियाती या जो आइडियोलॉजिकल अप्रोच है उसको पहले डिसाइड करना होगा कि देश जो है किस बेस पर चलेगा। इस हवाले से ये जो सिचुएशन है, जैसा अभी माथुर साहब ने कहा, ये धर्म संसद के हवाले से जो बात आई है, और उसमें हमारी एक मुलाकात रिसेंटली अखिलेश यादव जी से भी की, और उसमें हमने एक कंप्लेंट उनसे ये की कि साहब जहाँ तक मुस्लिम्स का सवाल है, हम क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए हमको मुस्लिम के एंगल से देखा जाएगा। तो हम ये समझते हैं कि आज की सिचुएशन में जहाँ पर समाज पहुँचा दिया गया है, तो शायद आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत या ज़िम्मेदारी समाज ने ले रखी है कि देश का स्ट्रक्चर सेक्युलर रहना चाहिए, डेमोक्रेटिक रहना चाहिए। और मुस्लिम समाज को ये बात कहने का हक इसलिए हासिल है कि वो सिर्फ वोट देता है, वोट लेता नहीं। कुछ चीज़ की जगह कुछ-कुछ डिस्टर्बेंसेस होते हैं जिसको आप ओवैसी साहब के नाम से कहें या किसी और लोकल पार्टी के नाम से कहें, लेकिन वो बहुत लोकल और बहुत लिमिटेड है। एज़ अ होल जो समाज का अप्रोच है वो तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का है, इस डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने का है, सेक्युलरिज्म को प्रोटेक्ट करने का है। और ये इशू सिर्फ हम इस एंगल से नहीं लेते कि हम सिर्फ जो है अपने समाज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इसलिए कि इस समाज में पैदा हुए हैं, भारतीय हैं, तो इस भारतीय समाज की संस्कृति और इसके हिस्ट्री को भी कुछ ना कुछ जानते हैं। और ये समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट और डीप इम्पैक्ट मुस्लिम समाज से ज़्यादा मेजॉरिटी समाज पर पड़ेगा। और ये भी मानते हैं कि जो भी डिस्टर्बेंसेस हुए हैं, ये डिस्टर्बेंसेस को करेक्ट भी मेजॉरिटी समाज ही करेगा, मुस्लिम समाज नहीं करेगा। वो इस पर अगर रिएक्शन कोई मेजर नहीं दे रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसने उसको अकोमोडेट किया है। वही उसको महसूस भी कर रहा है, वही उसको करेक्ट भी करेगा, और करेक्ट करना भी चाहिए। मैंने ये बात जो कही कि अखिलेश जी से मुलाकात हुई, तो हमने उनसे कहा कि साहब हम तो बहुत महीनों से इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि हम समाज में जहाँ तक जा सकते हैं, यानी मुस्लिम ही नहीं बल्कि जो भी सोशलिस्ट हैं और जो भी सेक्युलर हैं, उन लोगों तक हमारा जितना कुछ संपर्क है, उन सबसे हम ये बात कर रहे हैं कि सब हमको आज तो ये देखना है कि यूपी जो है वो 24 यानी 2024 का बैटल ग्राउंड है, और यहाँ अगर हम इसको लूज करते हैं तो नेशन को हम लूज करेंगे।
इसलिए हमारा कंसर्न यही है कि हम सब मिलकर इस चीज़ से लड़ाई लड़ें। तो यहाँ पर लड़ाई जो है वो एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, और जो लोग इसको लेकर खड़े हुए हैं वो भी क्लियर है अपने प्रोग्राम में और ऑब्जेक्टिव्स में, और अगर वो क्लियर हैं तो मेजॉरिटी समाज को इसको टेकअप करना होगा। तब ने उनसे ये कहा था कि आप भी क्लियर स्टैंड के साथ आइए कि सेक्युलर और डेमोक्रेटिक अप्रोच क्या होना चाहिए। अखिलेश जी से हमने ये बात की, उन्होंने कहा आप किस बात में इशारा कर रहे हैं? हमने कहा देखिए, हम तो हमारे मुस्लिम समाज में जब काम कर रहे हैं तो उनसे कहते हैं कि साहब आपको डाइवर्ट नहीं होना है, वोट स्प्लिट नहीं होना है, आपका इंटरेस्ट लूज नहीं होना चाहिए, वोटर टर्नआउट अच्छा होना चाहिए। लेकिन आपकी तरफ से कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिलता जिससे कि ऐसा लगता हो कि समाज को आप एड्रेस करना चाहते हैं। तो ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व का लबादा जो सेक्युलर पार्टीज ने ओढ़ लिया है, ये भी डैमेजिंग है इस सेक्युलर फैब्रिक के लिए। और ये भी जो है उस कास्ट और क्लास को ही कंसिडर करके पॉलिटिक्स करने का है। मुसलमानों की मजबूरी कहिए या मुसलमानों की जरूरत कहिए, वो तो वोट कर रहा है, करेगा। लेकिन आप अगर समाज पे होने वाले जुल्म के खिलाफ नहीं बोल सकते तो आपकी मजबूरी यहाँ तक हो जाएगी कि मुस्लिम के जुल्म के खिलाफ मत बोलिए, लेकिन इसके खिलाफ तो बोलिए कि साहब जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने की बात करते हैं, जो गांधी जी के को जो है एक जालिम के तौर पर पेश करते हैं और गोडसे जी को जो है हीरो के तौर पर पेश करते हैं, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन और गांधी को तो एड्रेस कीजिए। लेकिन वो भी जो है या ये सेक्युलर पार्टियां ये बोलने की पोजीशन में आज नहीं है, और पॉलिटिकल कंपल्शन के तहत अपने अपने गेम सेट करने में लगी है। अब उनकी ज़रूरत कहिए या उनकी मजबूरी कहिए, लेकिन ये रिलीजन, ये कास्ट, ये क्लास, ये हमारी बदनसीबी है कि वो प्रायोरिटी हो गया है, और इससे में सेक्युलर पार्टीज इसमें लगी। आखिरी बात सिर्फ ये कहते हुए कि एज अ होल हमने जितना भी देखा, जिनसे हम मिले, इन्हें बीजेपी के इन्फ्लुएंशियल एरिया से हटकर, तो लोगों में अनरेस्ट है, और वो अनरेस्ट हम ये समझते हैं कि वो रिफ्लेक्ट करेगा, और जैसा ये महसूस करते हैं उतना आसान नहीं रहा अब इलेक्शन इनके लिए जीतना, और ये अगर कुछ कर ले भी जाएं तब भी इनको बहुत से जोड़ तोड़ करने पड़ेंगे जो फ्यूचर में इनको ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ असर्ट करने और डोमिनेट करने की पोजीशन में नहीं रखेंगे, और हम समझते ये भी होता है तो एक अच्छी अलामत। जी राय साहब, आपने अभी तीनों लोगों को सुना। आप क्या समझते हैं कि क्या यूपी का इलेक्शन जिस तरफ कम्युनलाइजेशन की तरफ चल रहा था, अब वो उसके बजाय जनता के जो मुद्दे हैं या सेकुलर स्टेट का जो काम है, कर्तव्य है, उस पर फोकस करेगा, या इसको आगे कुछ कम्युनल रंग देने की कोशिश की जाएगी? देखिए, मासूद साहब ने और मुस्तफा साहब ने इसको फोकस कर दिया। पहले शुरुआत जब हुई थी तो थोड़ा बिखर गई थी बहस, अब ये फोकस कर दिया। हमें देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में मेन इश्यूज क्या है और उत्तर प्रदेश का मतलब क्या है। 2022 में जो चुनाव था उसका 2024 में क्या अर्थ होने जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो सत्ता पार्टी है, रूलिंग पार्टी जाहिर है बीजेपी है, और वो 330 सीटों के साथ बैठी हुई विधानसभा, उसने इन 5 सालों में बहुत सारे काम किए थे जिनको अगर वो चाहते तो प्रोजेक्ट कर सकते थे। मतलब सड़कें थी, खाद का कारखाना था, एम्स था, 2 एम्स बना लिए। बहुत सारे ऐसे काम थे जिन्हें वो फोकस कर सकते थे और अपने मुखालफिन को डिफेंसिव कर सकते थे। पॉपुलरिटी का और अपने अस्तित्व का जो शर्त लगती है वो कम्युनल डिवाइड है। पहले शुरुआत हुई दुपसी के या जो मॉब लिंचिंग थी, इस तरह की केसेस से, फिर वो कहीं तिरंगा यात्रा में बदलती गई, कहीं कुछ और अभी तो सबसे ज्यादा का जो सेशन है वो जी आवाज आप देखेंगे कि एम्स से ज्यादा काशी विश्वनाथ मंदिर पर जोर दिया गया। उसी तरह एक धर्म संसद हुई, बावजूद इसके कि ये कह सकते हैं कि साहब वो हमारी सरकार में नहीं थी, वो उत्तराखंड, लेकिन उत्तराखंड में तो इसी पार्टी की सरकार थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब वो रायपुर में जाकर के वो सर से ऊपर पानी निकल गया, जब गांधी जी को खुलेआम मारने की धमकियां दी जाने लगी, तब मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन अभी भी जो पूरा जोर है वो एक तरह से धार्मिक पोलराइजेशन, कम्युनल पॉलिटिक्स, इन सब के जरिए ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करना है।
एक बात जो अभी मुस्तफा साहब कह रहे थे वो बहुत महत्वपूर्ण है कि दुर्भाग्य से जो पार्टी इस समय लड़ती हुई दिख रही है चुनाव के पहले, अब तो लगभग ये स्पष्ट हो गया है कि लड़ाई सपा और भाजपा में है, तो जो पार्टी लड़ती हुई दिख रही है वो भी खुलेआम, आज तक अखिलेश ने एक भी बयान धर्म संसद के खिलाफ नहीं दिया। अखिलेश ने एक भी बयान पर जो हत्याएं हुई थी उनके खिलाफ नहीं दिया, बल्कि जो अखलाक वाला मर्डर हुआ था वो तो इन्हीं के शासन में हुआ था। तो ये एक बहुत खराब स्थिति है जिसमें आप सोचते हैं कि साहब ये सॉफ्ट हिंदुत्व जैसी कोई चीज है जिसके बल पर आप सांप्रदायिकता के उभार को रोक सकते हैं। ये लगभग वही गलती है जो कांग्रेस भी करती रही, वो राहुल गांधी और प्रियंका भी करते रहे। ये तो एक तरह से आप उन्हीं के पाले में जा करके उनको चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां तो निश्चित रूप से आप आएंगे जब सांप्रदायिकता का एक कॉम्पिटिटिव उभार आएगा, तो उसमें वो आपसे ज्यादा बड़े हिंदू साबित होंगे, आपसे ज्यादा कट्टर और ज्यादा निर्णायक हिंदू साबित होंगे। तो वहां तो ये जबरदस्ती घुसे हैं, लेकिन ये साहस नहीं है। इनका सारा का सारा जोर इस बात पर है कि जिस तरह से मुसलमान एक 1952, 57, 62 और कुछ हद तक 67 तक एक मुश्त होकर के कांग्रेस को वोट देते रहे, कांग्रेस जीतती रही, उसी तरह शायद सारे मुसलमान इकट्ठे होकर के इस बार इनको वोट दे दें। और ये मुसलमान यादव मतलब उसी तरह का एक मानसिकता है जो कुछ जातियों को और एक पूरे एक धर्म के मानने वालों को अपना बंधुआ वोटर बना करके और कोशिश मतलब ये उम्मीद कर रहे हैं, सपना देख रहे हैं कि इस पल पे वो जीत जाएंगे। एक बात देखिए, इस चुनाव में बड़ी महत्वपूर्ण हो रही है, मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जो तथाकथित ऊंची जातियां थी वो तो लगभग एक मत है, उनमें कहीं कोई बंटवारा नहीं हो रहा, सिवाय जो लिबरल सेकुलर जो आधुनिक लोग हैं वो जाहिर है कि उनमें बहुत बड़ी संख्या में है। वो तो इस चुनाव को देख रहे हैं कि ये खतरा है और इसमें बीजेपी को चोट इसलिए पहुंचानी चाहिए ताकि इस देश का जो सेकुलर फैब्रिक है वो बच सके। लेकिन वो उनका जो मेजोरिटी है, आप किसी से बात कर लीजिए, मेरे चूंकि मैं जाहिर है कि दौरा नहीं कर सकता, घूम नहीं सकता, तो मेरे जो इसमें मोबाइल में जो नंबर फीड है और मैं देख रहा हूँ कि वो एक मत है, वो बीजेपी का कोई विकल्प नहीं, वो कोई ना कोई तर्क दे करके ये बताते हैं कि इनका कोई विकल्प नहीं। लेकिन जो पिछड़ी जातियां बटी हुई हैं, मुसलमान बटे हुए, ये एक बड़ी मजेदार चीज है कि ये जो आपकी जो अस्मिता राजनीति होते होते ये हो गई है, शहरों में कोई आप ये नहीं कह सकते कि सारे तो इनमें बटे हुए हैं और जातियों में बटे। और मैं अभी कुछ दिन अपने गांव रह के आया आजमगढ़ में, वहां भी मैंने महसूस किया और बाकी लोगों से भी जो बात कर रहा हूँ कि यादवों के अलावा बाकी सारी पिछड़ी जातियों में बंटवारा है और ज्यादातर वो अभी तक बीजेपी के साथ है। इसी तरह आप मुसलमानों को अगर इस आधार पर वो सोचेंगे कि वो शायद आपका उसी तरह जैसे कांग्रेस को एक टैक्टिकल वोटिंग करते थे और आपके साथ थे, तो आप कहीं धोखा खाएंगे। उसकी वजह ये कि अभी बिहार में हमारा अनुभव ये होके गुजरा है, तो बिहार में देखा है। अभी देखिए, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बैठा हूँ और वहाँ के 4-6 जिलों के बारे में बता सकता हूँ कि कई कॉन्स्टिट्यूंसीज पे जाटों ने विद्रोह कर दिया है। जहाँ पर तो बसपा और लोकदल ने मिल करके किसी मुसलमान को टिकट दिया है, तो कोई गारंटी नहीं रह गई कि अब जाट उस मुसलमान को वोट देंगे। कई कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जहाँ पर कि मुसलमानों को टिकट नहीं मिला, जैसे मुजफ्फरनगर में इन दोनों ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया। तो वहां पर ये मान के चलना कि वहां पर ओवैसी और मायावती के जो कैंडिडेट हैं वो खाली डमी रह जाएंगे और सारे मुसलमान इस गठबंधन को वोट दे देंगे, ये मेरे ख्याल से खाम ख्याली है। तो ये जो मंडल कमंडल वाली बात से आपने शुरुआत की थी, हालांकि अब तो ये दूसरी तरफ फोकस हो गई, अच्छी बात है, लेकिन मंडल कमंडल का भी जो मामला है उसमें मैंने पाया कि जो मंडल था वो तो सिंप्लीफिकेशन करना उचित नहीं है, लेकिन चलिए हम जिसको कहा करते थे कमंडल, जिसे हम कहते थे, कमंडल तो पूरी तरह से यूनाइटेड है, मंडल में विभाजन है। तो सवाल ये है कि जब तक हम बड़े मुद्दों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेंगे, और जैसा अभी कह रहे थे आप, मेरे पूर्व वक्ता जैसा आप अखिलेश के बारे में कह रहे थे, जब तक वो मजबूती के साथ वो खुद यकीन नहीं करेंगे कि साहब ये जो धार्मिक जो बंटवारा है, जो सांप्रदायिकता है,
इसका मुकाबला सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं कर सकता। उन्हें ये मानना पड़ेगा और उसके एक मजबूत पोजीशन लेनी पड़ेगी। वो नहीं ले पा रहे हैं। आप एक भी बयान उठा के दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने धर्म संसद का विरोध किया हो, अखिलेश ने, मायावती ने, किसी ने किया हो। तो धर्म संसद का विरोध अगर ओवैसी करते हैं या मुस्लिम नेता करते हैं तो उससे तो जो हिंदुत्व है और मजबूत हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा, सिर्फ एक बात और कह के, चूंकि लंबा मैंने समय ले लिया, कि इस चुनाव का निश्चित, आप शुरुआत अपनी भूमिका में ये कहा था कि इस चुनाव का क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, इस चुनाव का बहुत असर पड़ने वाला 2024 में। उसकी वजह है कि कुछ भी हो जाए, चाहे जैसे उलटफेर हो जाए, लेकिन 330 सीटें इस बार बीजेपी को नहीं मिलेगी। बढ़त होगी 203 204 का जो बहुमत होता है तो 220 से 225 तक पहुंच जाएंगे। तो इतनी सीटें कम होना भी अपने आप में प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी अफोर्ड कर सकती है कि उसमें 30 35 40 वो 2024 में हार जाए। अगर 2024 में 20 25 या 30 सीटें हार गई उत्तर प्रदेश में, तो फिर एक पूरा पैनोरमा जो है वो बिखर जाएगा। मतलब वो फिर राष्ट्रीय स्तर पर सबसे मतलब ये तो छोड़ दीजिए आपकी वो आज के 300 से ज्यादा लोकसभा में जो सीटें उस स्थिति में पहुंचे, वो सबसे बड़ा दल बन पाएंगे या बहुत निर्णायक भूमिका निभा पाएंगे, इसमें भी संदेह होना शुरू हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि चुनाव कोई भी जीते हारे, लेकिन इसके नतीजे बहुत दूर तक। जी जोशी जी, जो अभी राय साहब फरमा रहे थे कि सॉफ्ट हिंदुत्व का मुकाबला नहीं कर पाएगा, और उत्तर प्रदेश में जिस तरह की आबो हवा बन रही है, चुनावी फजा बन रही है, उसमें ये चीज बहुत वाज़ेह नहीं है। सेकुलर जो फोर्सेस कहते हैं हम जिनको, वो अपना उनका आइडिया, उनकी आइडियोलॉजी और उनकी नीति पूरी तरह क्लियर नहीं है। आप क्या इस बारे में समझते हैं? क्या अब चूंकि हम बात यूपी के चुनाव के इर्द गिर्द ले आए हैं, दरअसल हमें सेक्युलर व्यवस्था, सेक्युलरिज्म और जो इंडियन जो आइडिया ऑफ इंडिया, इसके बारे में बात करने लगेंगे तो फिर बातें बिल्कुल दूसरी दिशा में चली जाएंगी। और पहली बात, जो सेक्युलरिज्म के ऊपर जो हमले की जो अभी हम पिछले 7 साल की बात कर रहे हैं, वो एक चरण है। लेकिन 1947 से अब तक हमारा सेक्युलरिज्म उस हद तक डिफाइंड नहीं, ना मजबूती से कायम हुआ जिसकी कि हमको जरूरत थी शुरू से ही। सेक्युलरिज्म पूरी तरीके से 2014 के पहले या 1998 के पहले या 1991 के पहले इस देश में कायम था, ये पूरे भरोसे के साथ कहना मुश्किल है। और उसकी जो बड़ी वजह है वो इलेक्शन है। इलेक्शन के आप हम जिससे कल्पना कर रहे हैं, यदि अगर ऐसा ही है और सेक्युलर पॉलिटिक्स एक जगह पर आ सकती है, तो फिर बीजेपी और बनाम सेक्युलर पॉलिटिक्स का ही मुकाबला होना चाहिए था। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है, या उत्तर प्रदेश में क्या पूरे राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हो पाता, तो उसके कारण और भी हैं। दरअसल पूरी जो पॉलिटिक्स है वो केवल इलेक्शन के दौरान ही नहीं होती, इलेक्शंस और इलेक्शंस के बीच में जो पॉलिटिक्स होती है, हमें उसके बारे में भी कभी विचार करना चाहिए। इसलिए मैं उस विषय पर बात करने से कोई फायदा नहीं है। मैं सिर्फ ये समझता हूँ, वास्तव में अगर उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में बीजेपी को एक बड़ा डेंट लग सका, पता नहीं सरकार बनेगी किसकी बनेगी, लेकिन अगर बड़ा डेंट लग सका तो ये निश्चित रूप से 2024 के इलेक्शन के लिए एक पृष्ठभूमि बनेगी। केवल बात ये नहीं है कि उससे एक मनोदशा बनती है पार्टियों के वर्कर्स की, पार्टियों की, उनके एफिलिएशंस वगैरह की। ऐसा होगा या नहीं मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि जो महागठबंधन की परिकल्पना 2015 में बिहार में इलेक्शन के बाद सोची गई थी, फिर वो कर्नाटक के में आपने देखने को मिली और उसके बाद कुछ और जगह पर भी, लेकिन वो साकार रूप नहीं ले सकी। उत्तर प्रदेश का चुनाव जो 2017 में हुआ वो भी एक गठबंधन के तहत हुआ, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। अब बात ये सोशल इंजीनियरिंग वगैरह होती है। जहां तक मैं समझता हूँ, राय साहब सही कह रहे हैं कि ठीक है, जो बीजेपी है उसका एक बड़ा आधार
सवर्ण जातियां हैं, लेकिन बीजेपी के पास जो एक वोट है उसमें दलित और उसमें बैकवर्ड वोट भी है। और वो कैसे हासिल होता है? क्योंकि हमारा जो पूरा दलित समाज है या जो हमारा जो बैकवर्ड समाज है या इवन मुस्लिम समाज है, वो भी केवल एक जैसा नहीं है कि पूरा एक मुस्लिम समाज है, पूरा एक, क्योंकि उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं और उन टुकड़ों को जोड़ना या उनको लड़ाना या उनके, दरअसल ये हमारी राजनीति में ठीक है 2017-14 के बाद से एक नए किस्म की आक्रामक राजनीति, और उसमें भी खासतौर से एक बिल्कुल ऐसा राजनेता जो कि बहुत ही आत्मकेंद्रित है, बहुत ज्यादा अपने को वो बना करके रखना चाहता है। लेकिन व्यावहारिक रूप से सच यह है कि इस देश में एक जो छतरी कांग्रेस पार्टी की थी विचार की, मैं विचार की कह रहा हूं, संगठन की नहीं, वो छतरी इस देश के जिस किसी को भी राजनीतिक दल के पास होगी वो बेहतर तरीके से चला सकेगा, चलाना चाहिए मैं कह रहा हूं, मेरी जो आकांक्षा है। लेकिन अगर वो वैसा नहीं हो पाता है तो हमें कभी ठंडे दिमाग से उस पर विचार करना चाहिए। अगर बीजेपी इतना होने के बावजूद, देखिए बीजेपी की एक बात से लगता है कि हमें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, बड़ा क्लियरली लगता है उनकी बातों से, इसका मतलब किसका वोट चाहिए? तो जो दूसरा तबका है वो हिंदुओं का या हिंदुओं की तमाम जातियों का, जिनमें दलित और ओबीसी और तमाम लोग ही हैं, तो उसका एक टुकड़ा भी, जैसे बीजेपी को हम कहते हैं कि वो सवर्णों की पार्टी है, सवर्णों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने वाली पार्टी है। लेकिन व्यावहारिक रूप से अगर आप मंत्रियों की संख्या देखें या विधायकों की संख्या देखें या सांसदों की संख्या देखें तो आप पाएंगे कि बीजेपी ने समाज के उन तबके को भी शामिल कर लिया है अपने साथ। इसका कारण यह है कि जो छोटी छोटी पहचाने हैं, जो छोटी छोटी इच्छाएं हैं या छोटे छोटे राजनेताओं की जो मनोकामनाएं हैं, उनको पूरा करने की एक पूरी योजना के साथ काम होता है। तो इस पॉलिटिक्स को भी समझने की जरूरत है। बाकी अगर संभव हुआ और समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव अगर बीजेपी को एक बड़ा डेंट करने में सफल हुए, क्योंकि हम इस चुनाव के बारे में ही बात करें तो बेहतर होगा, क्योंकि बाकी बातें बहुत बिल्कुल सैद्धांतिक हैं और उसमें इधर से उधर हम हो जाते हैं तो किसी फैसले पर नहीं पहुंचते। तो इंतजाम करिए, देखिए कि जो भी होगा, हम उम्मीद रखते हैं कि इस बार बीजेपी को एक बड़ा डेंट पहुंचाया जा सकता है। वो डेंट कितना बड़ा होगा, किस रूप में होगा, उस पर मैं तो जमीन पर जानता नहीं और ना मेरी कोई बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश की जमीन की जानकारी है। मैं दिल्ली में रहते हुए जितना थोड़ा बहुत मीडिया की बातों से भी भरोसा नहीं होता, कभी इधर हो जाता है कभी उधर हो जाता है, एक आदमी की बात सुनते तो कई प्रकार के भ्रम पैदा होते हैं। अलबत्ता इस बात का यकीन हो रहा है कि अपेक्षाकृत पिछले चुनावों के इस बार बीजेपी कहीं ना कहीं थोड़ी सी दबाव में है, और ये दबाव ये उनके फैसले, उनकी बातों से भी लगता है, और खासतौर से जो ये धर्म संसद वगैरह वगैरह होने लगा। देखिए 2014 के चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी इतना, उन्होंने तो उस वक्त अपने जो उनका जो घोषणा पत्र आया था उसमें राम मंदिर के बारे में 2 या 3 लाइनें थी कुल, लेकिन इस वक्त जितना आक्रामक होकर के वो अपने धार्मिक बना काशी और मथुरा वगैरह कर रहे हैं, इससे लगता है कि कहीं ना कहीं अंदर अंदर उनको खतरा पैदा हो गया। जी माथुर साहब, आप बहुत आशावान हैं कि ये चुनाव उन ग्राउंड्स पर नहीं होगा और इससे कम्युनलिज्म को कमी होगी या वो खात्मे की तरफ बढ़ रहा है। तो जबकि दूसरी तरफ अभी राय साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि आला जाते या जिसे स्वर्ण तबका कहते हैं वो एकजुट है, और जिन पर पूरा दाव लगा है वो बैकवर्ड, दलित और दूसरे जो वोट हैं वो बिखरे हुए हैं। ऐसी सूरत में क्या ये जो बात कही जा रही है कि पतन की तरफ जा रहा है कम्युनलिज्म की पूरी राजनीति, ये कुछ उचित होगी बात? आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर, सर आवाज नहीं आ रही। ऑडियो को वो अपना कनेक्शंस वगैरह को आप अपना अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए माथुर साहब, अनम्यूट कीजिए। म्यूट, हाँ अब हुआ जी, नहीं, फिर म्यूट हो गया।
फिर म्यूट हो गया आपका, अनम्यूट कीजिए। जी 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 आ रही है, अब बताइए। हमारे लगी जी जी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही, बहुत हल्की आ रही है। जी अब पता नहीं क्या जो हल्की हो रही है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा, मेरे पास ही बहुत हल्की आ रही है। हेलो, जी जी अब तो ठीक हो गई? अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। हेलो हेलो, बोलिए जी, बोलिए, अब बोलिए, ठीक है। देखिए मेरा ये मानना है कि जब भी जी आइडियोलॉजी या विचारधारा की राजनीति कमजोर होगी तो आपके पास ये सॉफ्ट हिंदुत्व और इस तरह की प्रॉब्लम जो आएंगी आएंगी। पूरी प्रॉब्लम ये आई है कि ओवर द ईयर्स जो है हम लोगों की जो पॉलिटिक्स है उसका जो आइडियोलॉजिकल बेस है वो बहुत कमजोर होता चला गया और होते होते बिल्कुल ही समाप्त हो गया। इसीलिए जी सब बातें आई हैं। मुझे जो है सारी बात है, मैं इस चुनाव को जो है कोई गोलपोस्ट नहीं मानता हूँ, ना मेरा ये मानता हूँ कि इस चुनाव में जो जीतेगा वो 24 में जीतेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है और इस बात का मुझे, जैसे आपने कहा, इसकी आशा है कि भारतीय राजनीति जो है अब दोबारा जो है सैद्धांतिकता की तरफ दौड़ रही है। और ये वाली बात जो है, जी अगर जो है जो मेरी जो आशा है उसकी ये बात है, मैं देख रहा हूं कि तमाम लोग जो हैं, सही या गलत, जो है जी आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। जैसे अखिलेश बार बार समाजवाद की बात कर रहे हैं, वो कितना समाजवाद समझते हैं, कितने समाजवाद के बारे में उनकी अंडरस्टैंडिंग है, ये मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि सिर्फ लाल टोपी पहनने से समाजवादी नहीं हो जाता आदमी। मतलब उसके लिए आपको एक पूरा एक अप्रोच रखना पड़ता है टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स इकोनॉमी, टुवर्ड्स फ्यूडलिज्म एंड ऑल दैट। एक बात है, लेकिन ये मैं जरूर जानता हूँ कि जो राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, जो भाषा बोल रहे हैं, वो आइडियोलॉजिकली बड़ी स्ट्रॉन्ग भाषा है। और मैं जी समझता हूं कि अगर ये वाली वो बोल रहे हैं, वो क्योंकि कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, अगर ये बोल रहे हैं, उनके बोलने से कांग्रेस के अंदर कोई इस तरह की टर्निंग हो रही है, आइडियोलॉजिकल टर्निंग हो रही है, या कुछ इस तरह की जागरूकता आ रही है, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात जी है। जहां तक अभी सॉफ्ट हिंदुत्व की बात हुई, सॉफ्ट हिंदुत्व तो आवश्यक हो गया ना, क्योंकि हम लोगों ने या सेक्युलर फोर्सेज ने या जो भी समझिए नॉन बीजेपी फोर्सेज थे, उन्होंने जो है बीजेपी उसका मौका दिया कि बीजेपी और हिंदू एक ही हो गया, मतलब जो कि बात बिल्कुल गलत थी। और इसमें क्षमा करें, इसमें जो है हमारे मुस्लिम समाज ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। मुस्लिम से अपने को जी पूरा अपने अंदर ही आत्मकत किया। अब आप देखें कि हाफिज मोहम्मद इब्राहिम के बाद मैं समझता हूं कि देश में, या पहले से हमारे यूपी में थे ये तमाम, उसके बाद कोई मुस्लिम लीडर ऐसा हुआ ही नहीं जिसने मुस्लिम के आंखों बाहर निकल के सारे देश के गरीबों के बारे में कुछ बात करी। देश को मुस्लिम लीडर जी 40 साल, मुझे बताइए किसी मुस्लिम लीडर ने जो है मुस्लिम समाज से बाहर निकल करके देश के गरीब तबके के बारे में या उसके बारे में या आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स मिलता नहीं कोई। तो सवाल जी ये कि जब आप इस तरह गए, सब कुछ हो गए, तो आपने सेकुलर उनको कम्युनल फोर्सेस को मौका दे दिया कि वो सोसाइटी का पूरा जो है पोलराइजेशन जो है कास्ट और रिलीजन की बेसिस पे कर दे। मौका दिया था इसका पता उन लोगों तक, आपने मौका आपकी आपकी आवाज ब्रेक हो गई माथुर साहब, आपकी आवाज हेलो, ब्रेक हो गई। जी अब पता नहीं क्या समस्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं जी आ अब रही। सही है, अब सही है, अब सही है, आप करीब से बोलिए। अब आई आवाज कुछ? जी जी अब आवाज ठीक है, बोलिए। वो नेट की खराबी भी हो सकती है। जी तो मेरा कहना ये है, जब तक कि इस बारे में जैसे बात होती रही, बैंक रजिस्ट्रेशन हुआ, सब और कुछ बात हुई, प्री पर्सन गए, इंदिरा गांधी बड़ी स्ट्रांगली बोलती रही, तब तो ये आरएसएस बीजेपी वाले नहीं आ पाए आगे। मतलब जब हम आइडियोलॉजिकल बात ही बंद हो गई, तब फिर इनको एक खुला मैदान मिल गया। इसमें और तमाम लोगों ने भी जी कंफ्यूजन किया, जिसमें लोहियाइट थे, जिनकी की सबसे बड़ी जो दिक्कत ये थी, नेहरू परिवार था, ना कि कोई आइडियोलॉजी थी। मतलब उन्होंने भी बड़ा वो किया उन्होंने, और उन्होंने मतलब एक नेहरू परिवार विरोध को जो एक आइडियोलॉजी का नाम दे दिया, जो कि बात नहीं थी। तो मेरे कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि जैसे जैसे आप आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स की तरफ लौटेंगे, ये चीजें खत्म होंगी। मतलब तो अब ये जो जी अभी जो हम लोग जो बात कर रहे हैं, कर रहे हैं कि बैकवर्ड किसको वोट देगा। अगर मुसलमान जो है क्या कहना चाहिए, जो है क्या उनको वोट बीजेपी को नहीं देता है या किसी और को देता है, तो देश में सेकुलरिज्म स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। मतलब उसमें कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स हो जाती है।
तो मेरा क्या मानना ये है कि इस देश की जो है देश की पॉलिटिक्स को आइडियोलॉजी की तरफ लौटना ही पड़ेगा। कांग्रेस को उनको बात ही करनी पड़ेगी इस बात की। मैं तो इसमें लिखता आया हूँ, राय साहब जी जो है क्या कहना चाहिए उन ग्रुप्स में है जाके मैं बात कहता आया हूँ। मेरा मानना यह है कि ये वाला चुनाव जो है एक इस तरह की संचेतना ला रहा है। तो बीजेपी को कितनी सीटें मिलेगी नहीं मिलेगी मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मतलब उनको 200 सवा 200 मिल रही है, मेजोरिटी में आ रहे हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। मतलब मुझे तो लगता है कि जो है क्या दे विल नॉट बी एबल टू गेट, मानना है मतलब। तो मुझे नहीं लगता कि इनमें, तो ये है। अब क्योंकि उनके पास बेस अलग खत्म जैसे हो रहा है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, वो तो उसके बारे में बात कर दी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि मिलेगी नहीं मिलेगी, वो पावरें दोबारा आएंगी या नहीं आएंगी, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो है आइडियोलॉजिकल उसमें लौट रही है। और अगर मान लीजिए ऐसी बात है तो जो नॉन बीजेपी पार्टीज हैं, जैसे अब आपकी सपा है और कांग्रेस है, मैं खैर बीएसपी को तो मैं कोई इस तरह की मानते ही नहीं पार्टी, वो तो बड़ी अजीब सी पार्टी है। और ओबीसी साहब जो कर रहे हैं वो सबको पता ही है, उसके बारे में क्या बात की जाए वो है। और साथ साथ मैं समझता हूँ जो सेकुलर मुस्लिम्स हैं, जो कि और न सिर्फ सेकुलर हैं, जो कि मतलब अपने को मुस्लिम समाज के दायरे से बाहर देखने की भी है, वो रखते हैं मतलब कैफियत, इन सबको मिलकर के क्या करना चाहिए, ये जो नई आइडियोलॉजिकल ट्रेंड है इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और अगर ये हो रहा है या इस तरह की कोई थिंकिंग आ रही है, तो मैं समझता हूँ कि यूपी के इलेक्शन जो है वो एक बड़ा शुभ संकेत दे रहे हैं। और नहीं आती है जोड़ तोड़ करके किसी तरह आपने बीजेपी को बाहर रखा और फिर आपस में लड़े और फिर सामने बुलाया, फिर कंप्रोमाइजेस करने के लिए आपने सॉफ्ट हिंदुत्व, कास्टिज्म, कमंडल अमंडल जैसी बातें करी। तो मैं समझता हूँ कि चलिए जैसे एक सरकार बनी उसकी तरह दूसरी आ जाएगी और सब ऐसे चलता रहेगा मामला। तो मैं तो उससे बहुत आशान्वित नहीं हूँ। मतलब सरकारें आए, लोगों को फ्री बीज दें, कोई बिजली मुफ्त दे, ये दे, इसकी जरूरत थोड़ी है। आवश्यकता तो इस बात की है कि जो गरीब आदमी है, देश का गरीब तबका, उसका एम्पावरमेंट किया जाए, मतलब नौकरी दी जाए उसको क्या करना चाहिए, उसको रोजगार दिया जाए, उसको क्या करना चाहिए पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में इससे की जाए। अब देखिए कितनी दुख की बात है, कितनी दुख की बात है कि पिछले 5-7 सालों में देश का 60% करीब जो पैसा है, 57% टू बी एग्जैक्ट, वो देश के सिर्फ 10% अमीर लोगों के हाथ में सिमट गया है। मतलब और हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, हम वो हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं। रियल इशू तो ये है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का इशू है। और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को आप तब तक एड्रेस नहीं कर सकते जब तक कि आप आइडियोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत क्लियर नहीं है। मतलब या तो आप ऐसा पूंजीवाद लाइए जो कि क्या करना चाहिए, सब सबके कोई एम्पावरमेंट करे, या आप समाजवाद लाइए या कोई और आप लाइए। ये क्रोनी कैपिटलिज्म की जो जो पूरी कल्चर चल रही है, ये तो उसको नहीं ला रही है। मतलब तो समाज बड़ा बड़ा इशू है। मुस्तफा फारूक साहब से एक रिएक्शन ले लेते हैं। माथुर साहब, मुस्तफा फारूक साहब से जरा। ये खिलाफ सरकार बना भी ली तो मैं समझता हूँ कोई अच्छी बात नहीं होगी ये। मतलब तो आवश्यकता इस बात की है कि वी शुड गेट बैक टू पॉलिटिक्स ऑफ आइडियोलॉजी। तो आइडियोलॉजी की बात माथुर साहब ने उठाई और बिल्कुल सही है कि अगर आइडियोलॉजी नहीं होगी तो कोई और चीज उस खला को पूरा कर देगी, ये ठीक है। मैं एक डेटा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के 29 जिले ऐसे हैं जिसमें मुसलमानों का वोट फीसद 20% से ज्यादा है। उनमें 163 सीटें हैं। 163 में से 137 सीटें 2017 में बीजेपी ने जीती थी और एक सीट अपना दल ने जीती थी। इस तरह 138 सीटें जीती थी। इस बार भी बीजेपी इस सोच में काम कर रही है कि मुसलमान वोट ओवैसी और बीएसपी की तरफ अगर चला जाता है तो उसको उसका फायदा मिल सकता है। ऐसे में मुस्तफा फारूक साहब, आप पूरा यूपी घूम के आए हैं, क्या इसके कोई इम्कानात हैं कि मुस्लिम वोट फिर से उस तरह बढ़ जाए जिस तरह की 2017 के चुनाव में बटा था? और जो बात आइडियोलॉजी की हो रही है उसको नकारते हुए ये वोट अपने किसी खास जो सोच है उसको लेकर के अगर कास्ट नहीं हुआ तो फिर किस तरह ये चुनाव सेकुलरिज्म को बचाने का एक सिंबल के तौर पे सामने आएगा? आइडियोलॉजी को कैसे प्रमोट करेगा? मुस्तफा फारूक साहब। जी सर, देखिए मेरी समझ यही है कि बात तो उसूली जो माथुर साहब ने कही है, राय साहब ने, सभी ने कही है, वो तो आइडियोलॉजी की है। लेकिन जहाँ तक आइडियोलॉजी का सवाल है तो देश में जो आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटीज हुआ करती थी
तो वो तो लेफ्ट थी और इधर राइट था। कांग्रेस इतना लंबा रूल करने के बाद आइडियोलॉजिकल ग्राउंड पर उसने काम न किया, न उसने अपने कैडर पर काम किया। उसके पास पावर था, वो पावर को एंजॉय करते रहे, और पावर में कंपल्शन की पॉलिटिक्स उन्होंने जब की, और वही जो साफ वाली बात आई कि मंदिर मस्जिद के इशू पर जब बीजेपी को स्ट्रेंथ मिलने लगी और कांग्रेस ने कॉम्प्रोमाइज किया, और वहां से आइडियोलॉजिकल उसका डिक्लाइन जो हम देखते हैं, उससे वो आज तक उभर नहीं सकी। अब जो इतनी जी बड़ी पार्टी थी जो डिमोलिश हुई, और मोदी जी को ये कहने का साहस हुआ कि हम भारत को जो है कांग्रेस से मुक्त कर देंगे, तो ये जो सूरत हाल बनी कांग्रेस की, हम ये समझते हैं कि उसने अपने आइडियोलॉजिकल ग्राउंड को खुद वीकन किया। अब उसके बाद जितना फोर्सफुली बीजेपी या उसकी आइडियोलॉजी आगे आई, उसका इन्फ्लुएंस ये हुआ कि जो रीजनल पार्टीज थी वो भी उसी शिकंजे में और उसी दबाव में और उसी सीज में है कि वो बहुत खुलकर आइडियोलॉजिकल बात कर नहीं पाते हैं। तो जिन लोगों के हाथ में पॉलिटिक्स है, वो लोग आइडियोलॉजिकली क्लियर नहीं है, वो अपॉर्चुनिस्ट हैं, और वो जी जो है वक्त पर कैसे इंजीनियरिंग करें, बस यही उनका टूल है। तो सोशल इंजीनियरिंग के माना ये हो गए हैं कि ये जितने डिफरेंट हमारे पास कास्ट एंड क्लास है, कौन किसको प्रभावित करके अपने पास लाता है। इसमें जो है जो सेक्युलर ग्रुप्स हैं, वो सेक्युलर ग्रुप जो है दोनों टूल इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये है कि आपका राइट हम कितना शेयर करेंगे, और दूसरा फिर उसमें आइडियोलॉजी को लाते हैं कि फ्यूचर में ओबीसी का, एससी का, एसटी का, हिंदुत्व के ग्राउंड में क्या पोजीशन उनकी रहेगी। तो ये जो आइडियोलॉजी की डिबेट है, ये पॉलिटिकल पार्टीज के पास बहुत वीक हो गई है। इवन राहुल जी ने कुछ कहा है, तो राहुल जी के सराउंडिंग में जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिशियंस हैं कांग्रेस के, उनमें से कई लोग हैं ऐसे जो कांग्रेस में रहकर बीजेपी की आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट करते आए हैं और कर रहे हैं। तो हमको तो ऐसा कोई नजर नहीं आता कि कोई सेक्युलर पार्टी आइडियोलॉजी बेस्ड रह गई। इवन जो लेफ्ट वीक हुआ है, हम ये समझते हैं कि लेफ्ट का वीक होना खुद जो है देश के संतुलन के लिए बहुत खराब है। इसमें जिन लोगों ने, हर एक की अपनी आइडियोलॉजी का राइट है, कि और उससे डिफरेंसेस सर होते हैं। हमको बीइंग मुस्लिम जो है लेफ्ट से भी डिफरेंस हो सकता है, हमको संघ से भी डिफरेंस हो सकता है, और वो हमसे है। लेकिन यह है कि बात तो वही तय होगी जो यूनिवर्सल ट्रुथ के तहत एक्सेप्ट की होगी, की जाएगी। और उसके लिए अभी कोई ऐसा नजर नहीं आता जो आइडियोलॉजी पर काम करने के लिए सिंसियर हो और इस अपॉर्चुनिटी से ऊपर उठ सकता हो। तो इसलिए ये ख्वाहिश तो अभी इंटेलेक्चुअल डिबेट है हमारे पास, और फिजिकली बहुत वो स्ट्रांग नहीं है, जो होना चाहिए वो नहीं है। इसलिए अब यहाँ पर हम देखें कि जो हमने सिद्धांत और नीति की अपेक्षा की थी संघ से और बीजेपी से, तो हम ये देखते हैं कि वो चीज़ भी कहाँ यहाँ मिली। हम ये देख रहे हैं कि अभी माथुर जी ने जो बात कही है इकोनॉमिकल पॉलिसीज के एतबार से, रिसेंट रिपोर्ट ऑक्सफैम की ये बताती है कि कुछ बिलियनर्स तो बड़े हैं, यानी चाइना और यूएस के बाद सबसे ज्यादा बिलियनर कहीं बड़े हैं तो भारत बड़े हैं, लेकिन वो चंद फैमिलीज हैं, और 84% इंडियंस 84% इंडियंस जो है वीकन हुए हैं। ये 84% जो है मुस्लिम थोड़ी है, 84% में से निकाल दीजिए 14%, तो 70% तो आप ये कहेंगे कि एज गुड एज मेजोरिटी समाज है। तो जो लोग किस आइडियोलॉजी को लेकर आना चाहते हैं, चंद लोगों को कुछ करना चाहते हैं और बकिया लोगों को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं, और जिनको पहुंचाना चाहते हैं उनके पास भी सेंसिटाइज करने के बाद उनको भी अगर एजेंडा आज राम मंदिर के बाद काशी का नजर आता हो या काशी का नजर दिखाया जाता हो, तो ये तो एक ऐसा नुकसान है जिसको देर तक देश को भुगतना पड़ेगा। जहाँ तक मुस्लिम समाज का सवाल है, मैं थोड़ा सा एक बात कहना चाहता हूँ हमारे माधव साहब से कि थोड़ा सब टाइम हमारे अब हमारे पास कम रह गया है, तो मतलब हम सब थोड़ा जल्दी बस कंक्लूड ए, कीजिए। एक मिनट में मैं कह देता हूँ। चलिए वो बात मैं छोड़ देता हूँ कि मुस्लिम समाज का रोल क्या रहा, लेकिन जहाँ तक आपने सवाल किया था, तो समाज में ये अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर है, और वो उसके लिए पूरा अपने एफर्ट्स ले रहा है कि ये डिवीजन का जो नुकसान हुआ है, और डिवीजन का नुकसान ना हो, जो फिगर्स आपने बताए। तो ये टोटल तो जी खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें फर्क पड़ेगा। और अल्टीमेटली जो सबका एस्टिमेट है, वो एस्टिमेट यही है कि बीजेपी ओवरवेलमिंग नहीं आएगी। हम देश के हित में, मुसलमानों के हित में बाद में, देश के हित में ये समझते हैं कि अगर
वो नहीं आते हैं तो ना आए, लेकिन ये है कि वो इतनी आसानी से जाएंगे नहीं। जितने उनके पास मीन्स हैं, टूल्स हैं और जो उनकी पॉलिसीज हैं, तो वो यानी जोड़ तोड़ करके आ सकते हैं। लेकिन जोड़ तोड़ के बाद भी आ जाएं तो गनीमत ये होगा कि फिर वो जो एग्रेसिव हैं आइडियोलॉजिकली, वो एग्रेशन उनका जो है वीकन होगा और इसमें इतना समय मिलेगा कि दूसरे लोग कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। और हम भी आशा रखते हैं कि देश बचेगा। इस तरीके से वो एक तरफ ले जाया नहीं जा सकेगा। शुक्रिया जी। राय साहब, आपका आखिरी टिप्पणी आज के डिस्कशन पर। देखिए, मेरा भी ये मानना है कि इस चुनाव में बीजेपी की स्थिति काफी कमजोर होगी। हालांकि मैं इतना आशावादी अभी तक नहीं हो पाया हूं कि बीजेपी हार जाएगी और कोई दूसरा डिस्पेंसेशन आ जाएगा, लेकिन काफी हद तक बीजेपी कमजोर होगी, ये तो मेरा भी यकीन है। लेकिन मैं माथुर साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि देखिए, ये शॉर्ट टर्म गेन्स जो है ये कोई बहुत फर्क नहीं डालेंगे। अगर कुछ देर के लिए आपने हटा भी दिया तो बाउंस बैक करेंगे और ज्यादा मजबूती से आएंगे। तो ये तो कुछ विचारधारा के स्तर पर भी उनका मुकाबला करना होगा। केवल शॉर्ट टर्म जो गेन्स के लिए हम जल्दी जल्दी जातियों के आधार पर या कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के आधार पर कुछ पैक्ट कर लेते हैं, उनसे फौरी इलाज तो हो सकता है, लेकिन लंबे इलाज के लिए तो आइडियोलॉजिकल मूविंग की जरूरत पड़ेगी ही। जी माथुर साहब, आपकी आखिरी टिप्पणी। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कि बीजेपी जीत गई तो हम हताश होकर बैठ जाएं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि दोनों तरह से जो है देश में प्रोग्रेसिव करंट आगे आएगी। अगर बीजेपी जीत गई तो जो दल हारेंगे उनको इंट्रोस्पेक्शन करेंगे और फिर और जोर लगाएंगे आगे आने का। और अगर बीजेपी हार गई तब तो ठीक है, फिर तो साफ मिलेगा ही। लेकिन अगर बीजेपी हार जाए तो आवश्यकता यह है कि जो और सब दल है वो उसको सोचे, इस बात को सोचे कि कैसे हम लोग जो है क्या करना चाहिए, इस राजनीति को फिर एक सैद्धांतिकता की तरफ ले जा सकते हैं, ताकि जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने की का जो है ये कैंट बी एंड ऑल एंड बी ऑल। हमें सिर्फ सरकारी बन जाए नॉन बीजेपी की, हमारे लिए काफी नहीं है। देश में पूरी तरह से एक सोच बदले, इसकी आवश्यकता है। जी जोशी जी, आपकी आखिरी टिप्पणी। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। इलेक्शन रिजल्ट के बारे में मैं कोई अटकल लगाना नहीं चाहता। मेरा दिमाग इतना ही है कि जो मीडिया से बातें होती हैं उनकी जानकारी के आधार पर लगता है कि बीजेपी उतनी ताकतवर नजर नहीं आ रही है इस बार, उतनी भरोसेमंद नहीं नजर आ रही है। लेकिन जहां तक आइडियोलॉजी की बात है, मैं आपको बता दूं, आइडियोलॉजी सोसाइटी के भीतर होती है, वहां से पार्टियां उसको लीड करती हैं या उसको पिक करती हैं। अगर पार्टियां या राजनीतिक दल, मैं इसमें ना राहुल गांधी का नाम लेना चाहूंगा, ना अखिलेश का और ना लेफ्ट पार्टियों का, मुझे नहीं लगता कि आइडियोलॉजिकली भारतीय पार्टियों ने कभी इंडियन सेकुलरिज्म को या आइडिया ऑफ इंडिया को या इंडियन इकोनॉमिक स्थितियों को बहुत अच्छे तरीके से समझा है। ये सब अब कम से कम बहुत हवा में बातें कर रहे हैं और इलेक्शन जीतने के आगे नहीं सोचते, क्योंकि सत्ता में आने के बाद काफी पैसे की कमाई करने का मौका मिलता है। और ये एक सत्ताधारी वर्ग हमारा जो है वो भारत की जनता के साथ विश्वासघात करता है, मेरी समझ से, जो मैं एक मोटे तौर पर समझता हूँ। लेकिन फिर भी जो एक सेक्युलर थिंकिंग है या कम से कम कम्युनल थिंकिंग के खिलाफ है, वो अगर इस समय कुछ आगे बढ़ती है तो शायद हो सकता है कि बातें आगे बढ़े। लेकिन केवल राजनीतिक चुनाव लड़ करके या राजनीतिक दलों के मार्फत आप सेकुलरिज्म की उम्मीद रखते हैं तो दिक्कत की बात है। हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत सारे विचार जनता के बीच में से निकल करके आए थे, तो एक परिकल्पना देश की बनी थी, लेकिन वो पिछले 75 साल में शॉर्ट में कीजिए। हाँ जी चलिए, जी जी, बस मुझे इतना ही कहना है, बाकी तो हवाई बातें हो जाएंगी बाकी तो फिर। जी, आपकी आखिरी टिप्पणी मुस्तफा फारूक साहब। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी हाँ, मेरा तो एस्टिमेशन यही है कि बीजेपी आएगी, लेकिन नमस्कार नहीं होगी जी। और दूसरी हेलो बात यह है कि हेलो जी जी नमस्कार, हाँ बताइए। जी, मैं ये कह रहा था कि सब ये जो वैचारिक और सैद्धांतिक बात है,
तो मेरा जितना हाँ बताइए। ऑब्जर्वेशन है, ये सोच जो है बहुत बड़े पैमाने पर अभी यूपी में पाई जाती है, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज इसको टेकअप नहीं करती हैं, तो ये गैप वहां पर है कि इसको कैसे चैनलाइज किया जाए और कैसे इसको टेकअप किया जाए और कैसे मोबिलाइज किया जाए। और मेरा मानना ये है कि मेजॉरिटी अभी देश की वो पॉजिटिवली सोचती है, कंस्ट्रक्टिवली सोचती है, लेकिन उस सोच को एक शेप देने की जरूरत है और वो एक हमारा इमीडिएट तकाजा है। रही बात इलेक्शन की, तो इलेक्शन में हमको लगता है कि बीजेपी ओवरवेलमिंग नहीं आएगी, ऐसा भी नहीं लगता है कि वो बीजेपी जाएगी। और इससे जो मौका मिलेगा उसमें जो आशावादियों के लिए मौका है कि वो अपने कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ सामने आए और देश को नए से कंस्ट्रक्टिव विचार दे सके। जी, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। आज बस इतना ही, हम फिर इस विषय पे दोबारा चर्चा करेंगे और दोबारा आपके साथ बैठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।